BSOC 133, ठीक है, BSOC 133। और BSOC 133 में जो देखेंगे आप, मैंने आपको इसमें श्रम विभाजन के बारे में देखते हैं। तो यानी श्रम विभाजन क्या है, ठीक है, तो थोड़ा आप श्रम विभाजन को देख लीजिए। पूंजीवाद का जो आपको रहेगा वीडियो अपलोड है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम श्रम विभाजन पे बात करते हैं। थोड़ा सबसे देख लें श्रम विभाजन है क्या, ठीक है। श्रम विभाजन का मतलब आप समझ सकते हो, आज आप अगर किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि अलग अलग व्यक्ति क्या अलग अलग कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कपड़ा बनाना है, ठीक है, मान लेते हैं अगर एक कपड़ा बनाना है तो मान लीजिए एक ही व्यक्ति कपड़ा को काट रहा है, कपड़े को सिल रहा है, कपड़े की पैकिंग भी कर रहा है, तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या था? बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। परंतु आज हम क्या देखते हैं, परंतु हमें आज क्या देखने मिलता है कि अगर कोई शॉप होगी, ठीक है, पेज नंबर हैगा 159 और मुझे वैसे पता नहीं है, 159 है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई सोप रहेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें कोई सोप है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर एक ही व्यक्ति अगर सारे कामों को करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। परंतु आज हम देखते हैं कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग व्यक्ति उसमें की हायरिंग की जाती है। यानी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की हायरिंग की जाती है। अलग अलग व्यक्ति जो आते हैं वो कार्य को करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे कि अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों को करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में और करते हैं। यानी आज जो समाज में हम देखेंगे तो श्रम का विभाजन हो गया। इससे पहले क्या था, पहले और तब की बातें की जाती हैं। इसमें दो चीज़ें आप जब आएगा श्रम विभाजन के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो मेनली श्रम विभाजन में यही, पहले क्या था कि पहले सामूहिक श्रम हुआ करता था। सामूहिक श्रम का मतलब क्या होता था, आज मान लीजिए अगर आपको कोई बीमार हो जाते हैं तो आप क्या जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर वो आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो ब्लड टेस्ट वाले के पास जाएंगे। अगर वो कोई और टेस्ट बताएगा तो आप कहीं और जाएंगे। परंतु इससे पहले, तब आज के बहुत समय पहले, यानी इससे पहले क्या होता था कि जो हमें बीमार हो जाते थे तो हम आस पास ही कर लेते थे, यानी हमें डॉक्टर के पास जाते नहीं थे। परंतु आज हम एक काम में देखते हैं कि सभी में स्पेशलिस्ट हैं, हर एक कामों में देखते हैं स्पेशलिस्ट। परंतु पहले क्या था, श्रम का विभाजन नहीं किया गया था, एक सामूहिक श्रम हुआ करता था। क्या था? पहले सामूहिक श्रम हुआ करता था। परंतु आज के टाइम में देखेंगे तो आप देखोगे व्यक्तिगत श्रम किया जाता है। कैसे किया जाता है? व्यक्तिगत श्रम किया जाता है। उसमें भी आप एक चीज को देखिए, जो व्यक्तिगत श्रम होता है, इसे देख लीजिए। पहले के समय में क्या होता था, जब सामूहिक चीजें हुआ करती थी उस टाइम में क्या था, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर दे, कि पहले की बातें समझ लो, जब इंसान कबीलों में रहा करता था, ठीक है, जब कबीलों में रहा करता था तो आप कबीलों में एक चीज देखे होंगी कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत कार्य करता है तो पूरे कबीले को सजा दी जाती है। आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत सारी कहानियों सुना होगा कि अगर एक कबीले का अगर कोई लड़का अगर कोई गलत कार्य करता है तो उस पूरे समाज को सजा दी जाएगी। यानी पहले जो था, हम एक समाज के रूप में कहीं कहीं कार्य करते थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा तो इंडिविजुअल हो गया। पहले जो श्रम था, पहले एक श्रम क्या था कि हम क्या करते थे, सामूहिक श्रम किया करते थे। परंतु आज के समय में आप देखोगे तो कैसे श्रम हो गया, व्यक्तिगत श्रम हो गया, ठीक है। इसे हम क्या देखेंगे कि ये जो सारा श्रम हो गया है वो व्यक्तिगत श्रम में कहीं कहीं आज तब्दील हो गया। यानी श्रम विभाजन का मतलब होता है आज के समय में, यानी काम करने का जो पैटर्न और तरीका है, अलग अलग व्यक्तियों के श्रमों को बांट दिया गया। सभी अपने अपने काम करते हैं और सभी उसके लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। और सभी क्या है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से इनकी जिम्मेदारी बनी हुई है, ठीक है। जितने भी लोग होंगे उनमें क्या है, सभी के सभी क्या है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। जितने भी लोग होंगे उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी बनी रहती है, ठीक है। आज जो श्रम है वो क्या किया जाता है, सामूहिक श्रम। पहले सामूहिक श्रम किया जाता था परंतु आज व्यक्तिगत श्रम किया जाता है। पहले अगर कोई श्रम में गलती होती थी तो पूरे समाज को, जैसे मैंने बताया, या पहले जैसे कोई बीमार हो जाता तो हम पहले जाते नहीं थे, लोग घर में ही काढ़ा वाढ़ा पिला करके इलाज कर लेते। परंतु आज अगर किसी कोई बीमार हो जाए, अगर कुछ हो जाता है तो वहां पर एक चीजों को आपको देखने को मिलता होगा कि वहां चीजें क्या होती हैं, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर अगर आपको कोई गलती हो जाएगी, अगर कुछ हो जाएगा तो वहां पर आपको डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि आपको सीधा कर दिया जाता। परंतु आज
डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर करेगा, दर्जी का काम है तो दर्जी करेगा। यानी पहले हम क्या था, एक सामूहिक रूप में, संगठित रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो एमाइल दुर्खिम है, एमाइल दुर्खिम जो है ना, वो समूह को बहुत ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन जो आपके मैक्स वेबर है ना, मैक्स वेबर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एमाइल दुर्खिम का जो सारा सिद्धांत है, एमाइल दुर्खिम का अगर आप पूरी थ्योरी को पढ़ोगे, अगर एमाइल दुर्खिम के पूरे सिद्धांत को पढ़ोगे, तो यहाँ पर एमाइल दुर्खिम किसकी बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, और कहते हैं कि समूह में ही शक्ति है। एमाइल दुर्खिम का मानना था कि सामूहिक संगठन है, परंतु वहां पर अगर जो आपके मैक्स वेबर हैं, मैक्स वेबर क्या, व्यक्ति को बहुत ज्यादा, यानी इंडिविजुअल की बात करते हैं मैक्स वेबर, अगर देखोगे, ठीक है, मैक्स वेबर इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है, श्रम विभाजन का मतलब था, पहले क्या था कि सामूहिक श्रम हुआ करता था, परंतु आज के समय में श्रम को बांट दिया गया है। उसमें दो चीजें एक आती हैं, श्रम विभाजन में आपको दो चीजें आए, यांत्रिक एकात्मकता, यानी यांत्रिक श्रम विभाजन, यानी समव्ययी श्रम विभाजन। देखो यांत्रिक क्या होता है, जैसे आपको मालूम होगा, यांत्रिक एकात्मकता से अभिप्राय है समरूपता अथवा एक जैसा होना। एकात्मक का मतलब होता है कि जब पहले क्या था, हम सभी लोग एक रूप में रहते थे, ऐसी अनेक समरूपताएं तथा घनिष्ठ सामाजिक रिश्ते होते थे जो व्यक्ति उनके समाज में बंधे रहते थे। मैंने आपको एकात्मकता का मतलब होता कि पहले जो समाज में हम लोग रहते थे, एक आपने देखा होगा कि कबीलों में रहते थे, हम सभी लोग उसका पालन पोषण मानते थे। यहाँ पर क्या करते, कबीलों में जब लोग रहते थे तो उनमें जैसे व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले क्या था, जब लोग कबीलों में रहते थे तो वहां पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक समूह की जो, यानी अगर मान लो कोई काम करना है तो आज हम इंडिपेंडेंट है सभी लोग। पहले क्या था, जब इंसान कबीलों में रहता था तो वहां पर समूह की सोच चला करती थी, जो पूरा समूह कार्य करेगा उसी की बात को ही कहीं कहीं क्या माना जाता था। सामूहिक चेतना से हमारा अभिप्राय है उन विश्वासों तथा भावनाओं के जिनके आधार पर समाज के लोग आपस में जुड़े होते हैं। सामूहिक, देखो यहां पर जब आप ना, एक चीज मैं बता देता हूं, जब आप ना एमाइल दुर्खिम का धर्म पढ़ोगे तो एमाइल दुर्खिम इसी बात को कहते हैं। एमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब समूह में कोई लोग, ध्यान रखना मैं एमाइल दुर्खिम का धर्म का बता रहा हूं, थोड़ा इससे भी रिलेट करके बता रहा हूं। एमाइल दुर्खिम इस बात को कहता है कि धर्म क्या है, वो कहता है कि जब समूह में कोई लोग किसी चीज को, किसी मान्यताओं को, किसी परंपराओं को मानने लगते हैं तो उसी को कहता है धर्म है। यानी जितने भी सोशियोलॉजी के थिंकर हैं, ये धर्म को किस रूप में बताते हैं। कुछ थिंकरों ने बताया कि जो आत्मा है, अगर कुछ थिंकरों ने बताया कि आत्मा के डर से लोगों ने धर्म को माना। दूसरे थिंकरों, कुछ ऐसे थिंकर हैं जैसे आपके मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर धर्म को कहते हैं, उस अगर आप उनकी थ्योरी पढ़ोगे तो मैक्स वेबर कहते हैं कि प्राकृतिक धर्म है, यानी कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती थी, आपने सुना होगा कि जब पहले समाज में जब प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जैसे बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, इस प्रकार की जब आपदाएं आती थी तो इंसान डर जाता था, वो मनाता था, हे भगवान बिजली ना गिरे, ऐसे मनाता था ना। और कुछ समय के बाद आपने सोचा होगा कि कोई भी आपदा होगी चली जाती है। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो एक प्रकार से अगर देखोगे तो प्राकृतिक आपदाओं यानी उससे जोड़ करके देखते हैं। परंतु यहाँ पर जो एमाइल दुर्खिम है वो क्या बताते हैं, वो धर्म को इस रूप में जोड़ता था कि जैसे आप मान लो कि जैसे आप ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि जैसे आप कहीं दौड़ को जाओगे तो आपकी जो सांस होगी ना बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप अकेले बैठ करके ताली बजा रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10-15 लोग समूह में अगर आप ताली बजाओगे ना तो आपको लगेगा जैसे हमारे समूह में शक्ति है, यानी क्या लगेगा आपको, समूह में शक्ति है। यानी यही ये लोग कहते थे, ये सामूहिक शक्ति के रूप पे ज़्यादा बल देते हैं एमाइल दुर्खिम, समूह पर ज़्यादा बल देते हैं। और इस समूह से ही कहेंगे इनके धर्म को भी जब आपके बारे में लिखने को आ गए कि एमाइल दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत क्या है, ये धर्म में भी यही बातें को कहता है कि जो सामूहिक धर्म है, यानी जब एक समूह के लोग विश्वासों को मानने लग जाएं। और इसमें एमाइल दुर्खिम का जब आप धर्म लिखोगे तो इसमें क्या बताता, पवित्र और विशेष, पवित्र और सामान्य की बातें करता है। एमाइल दुर्खिम का अगर आप धर्म लिखोगे उसको भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आगे कि एमाइल दुर्खिम के धर्म का सिद्धांत क्या है, तो एमाइल दुर्खिम कहता है कि पवित्र हम किन चीजों को मानते हैं, पवित्र जैसे मैंने मान लिया कि मंदिर पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है, तो इस प्रकार की हमने कई चीजों को मान रखा पवित्र है। मान लीजिए जैसे आप मानते हो कि मंदिर पवित्र है, जो चीज पवित्र है उसे किस चीज से बचाओगे,
जो चीज़ें अपवित्र हैं, अपवित्र कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि आप मंदिर में जाते हो तो जूते बाहर निकाल के जाते हो, चप्पल बाहर निकाल के जाते हो, ये क्या है, यानी जो हमारी पवित्र चीज़ें हैं उनको अपवित्र चीज़ें से यानी सामान्य चीज़ों से हम उसको दूर रखते हैं। इसी बात को इमाइल दुर्खिम कहता है। इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं, इमाइल दुर्खिम इसी बात को कहते हैं कि हमारा जो समूह है, समूह जिन चीज़ों को मानता है, जो सामूहिक मान्यताएं हैं, उसी को कहता है कि धर्म है, और कहता है कि जो सामूहिक मान्यताएं में है उसमें दो चीज़ों के यानी उसके धर्म में दो पॉइंट है। एक कहता है कि पवित्र चीज़ें हैं, दूसरा है सामान्य, यानी जिन चीज़ों को किसी समाज ने पवित्र मान रखा है उसको अपवित्र या सामान्य चीज़ों से दूर रखने की बात है। दूसरा इमाइल दुर्खिम का मैं थोड़ा सा धर्म का बता देता हूँ। इमाइल दुर्खिम धर्म के बारे में इस बात को भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना कि इमाइल दुर्खिम कहता है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो अलग अलग रिलीजन हैं, हमारे जो अलग अलग रिलीजन हैं, सभी रिलीजन में किसी न किसी चीज़ को पवित्र माना गया है। जैसे मैं बताऊंगा कि हिंदू धर्म में जैसे आपने देखा होगा ओम को पवित्र माना गया है, या स्वास्तिक का चिन्ह है। आप देखोगे ईसाई में देखोगे तो क्रॉस का चिन्ह है। आपने पंजाबी यानी सिख धर्म में देखोगे तो वहाँ पर भी बना रहता है। आपने इस्लाम में देखो तो वहाँ 786 लिखा रहता। उसी प्रकार से जब समाज कबीलों में हम लोग रहते थे तो अलग अलग कबीलों को सुना होगा ना, कोई कबीला मानता है कि नदी पवित्र है, कोई कबीला मानेगा कि गंगा माता को पूजा करेगा, कोई कबीला किसी पक्षी को मानता था, कोई कबीला किसी जानवर को मानता था, उनकी पूजा करता था, उनके सिंबल घरों के बाहर बनवाता था। इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम इस प्रकार की धर्म की बातें करते हैं। इमाइल दुर्खिम का कहना है कि जो धर्म है वह समाज जिन मान्यताओं को मानता है उन्हीं चीजों को क्या कहता है कि उन्हीं की चीजों को बोलता है। इसीलिए जब आप श्रम को भी पढ़ोगे और इमाइल दुर्खिम के दृष्टिकोण से जब पढ़ोगे तो इमाइल दुर्खिम इसी बात को कहता है कि श्रम विभाजन पे उसके क्या विचार हैं। देखो कोई भी थिंकर ना जब एक थ्योरी के साथ किसी चीज को सोचेगा, जैसे आप कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स हर चीज में क्या देखते हैं, एक चीज वो जरूर देखते हैं, वो सिर्फ पूंजीपति और मजदूर को लेकर के हर थ्योरी में सेट करते हैं, पूंजीपति और मजदूर के एंगल से देखते हैं। उसी प्रकार से इमाइल दुर्खिम जो है वह सामाजिक सक्रियता यानी समाज से जोड़ करके देखते हैं। उसी प्रकार के आपके मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानते हैं यानी इंडिविजुअल को लेकर के चलते हैं। उसी प्रकार से जो आपके इमाइल दुर्खिम है उनके जब आप श्रम विभाजन में जाओगे तो इमाइल दुर्खिम श्रम विभाजन को यही कहते हैं, पहले हम लोग सामूहिक श्रम करते थे, अब हमारा जो श्रम है उसको बांट दिया गया है, अलग अलग श्रम कर दिया है। तो इसी प्रकार से इसमें यांत्रिक वाला जो मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से दोषी लोगों को कठोर दंड मिलता था। यानी एकांतरिक एकात्मकता का मतलब होता है कि जो सामूहिक एकात्मकता होती थी यानी समूह के रूप में। दूसरा जो समवयी एकात्मकता का मतलब होता है कि इसमें दाखिल में तात्पर्य है भिन्न मान्यताओं को पूरक आधार पर। एक कारखाने का उदाहरण उन्होंने लिया है। जो समवयी एकात्मकता की बात करते हैं, समवयी एकात्मकता से दरखम का भिन्न मान्यताओं पर है। एक कारखाने का उदाहरण लिया है, वह कामगार प्रबंधन के कार्य, आय, सामाजिक आपदाओं आदि में काफ़ी अंतर उसको देखने को मिलता है। यानी इन मान्यताओं में अगर आप देखोगे तो उसको क्या मिलता है, काफ़ी अंतर उसको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसको क्या मिलता है, उसको काफ़ी अंतर यहाँ पर यानी आपको अंतर दिखाई देगा उसकी मान्यताओं में। यानी एक अस्तित्व ही एक दूसरे पर निर्भर है। समवयी एकात्मकता का आधार पर औद्योगिकरण, यानी समवयी एकात्मकता का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, क्या होता है कि जब हम लोग क्या होते हैं, कई बार क्या होता है हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, और यानी हम क्या है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। समवयी एकात्मकता का मतलब होता है कि जब हम एक दूसरे पर इस पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं, तो इसी को समवयी एकात्मकता के रूप में क्या होता है इमाइल दुर्खिम कहता है। यानी श्रम विभाजन जब आपको आएगा तो आपको इसी प्रकार से अगर आप श्रम विभाजन लिखेंगे तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। श्रम विभाजन का जैसे मैंने बता दिया, यानी पहले जो लोग रहते थे, पहले जो लोग थे तो वो क्या करते थे भाई, समूह में क्या किया, श्रम किया करते थे। लेकिन आज जो श्रम का कर दिया है एक प्रकार से बंटवारा कर दिया। उसी प्रकार से आप जब श्रम विभाजन को लिखेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंटों को श्रम विभाजन में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, श्रम विभाजन का मेनली में आप इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, आगे हेलो, अगला देखिए मैक्स वेबर की कृतियां क्या हैं। अगर आप मैक्स वेबर के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो मैक्स वेबर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मैक्स वेबर एक जर्मन कह सकते हो जर्मन है, जो लॉ के स्टूडेंट थे। क्या थे, जो लॉ के स्टूडेंट थे। इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटियों में क्या किया है, इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटियों में अध्यापन का कार्य किया है, कह सकते हो इन्होंने पढ़ाने का कार्य किया। क्या है, इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटियों में अध्यापन का कार्य किया है और कई सारी यूनिवर्सिटियों में इन्होंने पढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अलग अलग
यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया और इन्होंने भी कई प्रकार के इन्होंने सिद्धांतों का बनाया है। और इनके माता और पिता जो थे, इनके माता पिता में काफ़ी अनबन रहा करती थी, इस कारण ये थोड़ा सा क्या रहते थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहते थे। और इनके पूरे जीवन पर माता पिता का जो अनबन रहती थी उसका क्या रहा, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर आप देखोगे तो माता पिता पर इनके इस कारण से कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस कारण से उनके लेखन में भी वो आप को चीज़ें देखने को मिली। लगभग आप देखोगे जब इनकी पिता का देहांत हो गया था तो लगभग 16 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाई को इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया, लगभग 16 वर्षों तक, कितना, लगभग 16 वर्षों तक इन्होंने अपनी जो एजुकेशन करते थे उस एजुकेशन को इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई को ही क्या कर दिया था, इन्होंने बंद कर दिया था, यानी पढ़ाई एजुकेशन को करना इन्होंने स्टॉप कर दिया था। लेकिन इनके जब हम सिद्धांतों के बारे में आएंगे तो इनका जो आपके बारे में पूछा जाता है, तो अगर आप मैक्स वेबर के बारे में बात करोगे तो मैक्स वेबर मेनली कई सारी धारणाओं के बारे में बात करते हैं। तो मैक्स वेबर का अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैक्स वेबर का मोस्टली आता है कि हम आप देखेंगे तो आदर्श प्रारूप क्या है, यानी मुख्य विचार क्या है। जैसे उसमें आदर्श प्रारूप के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप क्या है। तो मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रारूप है, ध्यान से सुनिएगा, मैक्स वेबर से पूर्व डेविड सिले आदि विचारकों ने आदर्श का प्रारूप दिया। मैक्स वेबर ने 1904 में सामाजिक घटनाओं को सही प्रकार से समझने के लिए आदर्श, यानी मैक्स वेबर कहते हैं आदर्श प्रारूप क्या है, जब हम किसी घटना को समझने के लिए क्या करते हैं, जब हम किसी घटना को समझने के लिए यानी कोई भी घटना घटती है उसको कैसे समझा जाएगा, इसके लिए उन्होंने सही प्रकार से समझने के लिए आदर्श प्रारूप को एक मापक और यंत्र के रूप में, यानी कोई भी अगर घटना घटती है तो उस घटना को कैसे नापा जाए या मापा जाए, उसके लिए ही आदर्श प्रारूप का उन्होंने बनाया। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु एक प्रकार से कह सकते हो सोशोलॉजी में अगर या सोशल साइंस में बात करेंगे तो इसमें वैज्ञानिकता लाने के लिए उन्होंने आदर्श, यानी घटनाओं को समझने के लिए मापा कैसे जाए उसका यंत्र उन्होंने बताया। अर्थात वेबर ने आदर्श प्रारूप की वह विशेषताएं जो सामाजिक घटनाओं से स्पष्टीकरण के लिए, यानी आदर्श प्रारूप का मतलब क्या होता है कि समाज में जो भी घटनाएं घट रही उनको कैसे स्पष्ट किया जाए, उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, उसको लेकर के आए थे। ये वह विशेषताएं वास्तविक समाज जीवन के इतिहास और मान्य व्यवहारों तथा प्रचलित तथ्यों में से निकाली जाती थी। यानी समाज में एक इसको डिफाइन किया जाएगा, कैसे किया जाता था, यानी हमारा सामाजिक जीवन कैसा उसको लेकर के, या कह सकते हैं इतिहास या हमारी मान्यताएं क्या, इन मान्यताओं से कहीं कहीं निकाली जाती थी। इन विशेषताओं की तुलना वास्तविक घटनाओं से करके उन्हें समझाने के लिए क्या किया जाता था, प्रयत्न किया जाता था। यानी आदर्श प्रारूप जो है कि समाज में अगर कोई भी घटना घट रही है, समाज में कोई घटना घट रही है तो उसको समझने के लिए एक आदर्श प्रारूप का उन्होंने आदर्श प्रारूप बताया था। यानी समाज में कोई भी घटना घटे तो उसको कैसे हम मापे यंत्रों के जरिए, यानी इसमें क्या होगा, यानी समाज में जैसे सामाजिक जीवन में किसी की परिघटना घटी इतिहास को लेकर के या सामान्य व्यवहार को लेकर के। मैक्स वेबर से अगर आप देखेंगे, मैक्स वेबर से पूर्व सिलेआन विचारकों ने आदर्श प्रारूप का इन्होंने प्रतिपादन किया। आदर्श प्रारूप की अगर विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, केवल प्रासंगिक विशेषताओं को ही सम्मिलित किया गया। यानी समाज में जब हम आदर्श, यानी क्या करेंगे, आदर्श प्रारूप क्या है, यानी जब हम घटनाओं को करेंगे तो केवल प्रासंगिक, यानी जिन चीज़ों में तथ्य है उन्हीं का ही क्या करेंगे, हम सम्मिलित करेंगे, शामिल करेंगे। एक कल्पनाओं के निर्माण और यथार्थ को समझने में सहायक है, यानी कल्पित बातें नहीं, यानी समाज में उन घटनाओं का ही हम समझने का प्रयास करेंगे जो उप कल्पना, यानी कल्पनाओं को छोड़ करके या सच्चाई को, इसके निर्माण का उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन था। यानी समाज में अगर कोई भी घटना घट रही है तो उसको तुलना करने के लिए इसका लेकर के आए थे। अध्ययन के पश्चात प्रारूप में भी समाप्त कर दिया। जैसे ही शोध के बाद कल्पना आई, वेबर ने अपने आदर्श के प्रारूप का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया है, जैसे नौकरशाही का अध्ययन करने में और सत्ता के अध्ययन, यानी वेबर जो है वो क्या करते हैं, आदर्श प्रारूप जो उनका है, जैसे उनको नौकरशाही का अध्ययन करना है या सत्ता का अध्ययन करना है। ठीक है। तीसरा क्या है, व्यवहार विशेष संबंधित वर्ग जैसे शक्ति और सत्ता से संबंधित आदर्श प्रारूप के लिए उन्होंने क्या इसका यूज किया था। अगर इसके लाभ की बात करेंगे, शोध की एक तुलनात्मक विधि के रूप में बात कर सकते हैं। यानी मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रारूप है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को माप सकते हैं या मापने में हमारे लिए सहायक हो सकती है, घटनाओं को समझने में हमारे लिए सहायक हो सकती है, कार्य संबंधी व्याख्या करने में हमारे लिए क्या हो सकती है, सहायक हो सकती है। अगला एक इसमें आपको मिलेगा सामाजिक क्रिया क्या होती है। ठीक है,
आपको एक चैप्टर मिले, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये भी आपके लिए काफ़ी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जो आपसे पूछा जाएगा कि ये सामाजिक क्रिया क्या होती है। देखो सामाजिक क्रिया का मतलब अगर आप देखोगे तो समाज में क्या होता, समाज में कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित करने की बारे में बात करता है। यानी समाज में अगर आप देखोगे तो हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है। क्या करता है कि हर कोई व्यक्ति क्या करता है, समाज में कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, व्यक्ति को सही सचेतन क्रिया जिससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित होता है। या क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई क्रिया करता है तो उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। इसी को क्या, व्यक्ति की सचेतन क्रिया, यानी जब व्यक्ति सचेत होकर के जब कोई क्रिया करता है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, अगर कोई अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित होता है तो उसको क्या हम एक सामाजिक क्रिया के रूप में कहीं कहीं कह सकते हैं। यानी इसको आप सामाजिक क्रिया के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो सामाजिक क्रिया के में चलते हैं कि उन्होंने सामाजिक क्रिया को किस रूप में यहाँ पर बता रखा है। तो सामाजिक क्रिया जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया व्यापार को एक व्यापक विज्ञान के रूप में लिया है। उनके लिए यह दार्शनिक आधारों को समझने में एक निर्णायक था के रूप में, यह उनके कार्यों को दार्शनिक आधारों को समझने में एक निर्णायक कारक सिद्ध हुआ। इस अर्थ में मार्क्स ने दरखिम जैसे दार्शनिकों से भिन्न दिशा दिया, उन्हें हम पढ़ चुके हैं मानव व्यवहार में, जिस प्रकार उन्होंने बताया था। वेबर का समाजशास्त्रीय कार्य बता, वे अपरक तथ्यों को अभिष्ट कारक के रूप में, यानी यहाँ पर जो आपको चीज़ें मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ समझने का। वेबर का कहना है विचार से प्रेरित कारक है। यानी आप समाज में क्या देखते होगे कि हम कोई भी अगर समाज में क्रिया होती है उससे जो अन्य व्यक्ति क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी उसी को क्या एक सामाजिक क्रिया के रूप में मैक्स वेबर क्या यहाँ पर रेखांकित करने की क्या करते हैं, बताते हैं। यानी मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया, ये भी आपके लिए क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सामाजिक क्रिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि सामाजिक क्रिया और किस प्रकार की होती है। आदर्श प्रारूप तो मैंने आपको बता दिया और सामाजिक क्रिया आपको भी देख लिया। तो सामाजिक क्रिया को उसी प्रकार से कहीं कहीं क्या करते हैं, यहाँ पर रेखांकित करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि नौकरशाही क्या है। ठीक है, नौकरशाही भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नौकरशाही कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये नौकरशाही क्या है, नौकरशाही क्या होती है। ठीक है, तो नौकरशाही से पहले से आपको थोड़ी सी हम शक्ति के बारे में बात करते हैं। यानी शक्ति किस प्रकार के प्रारूपों में रहती है, ध्यान रखना। नौकरशाही को समझने से पहले थोड़ा हम शक्ति को समझते, ध्यान से। शक्ति क्या होती है, किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह अपनी इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर आरोपित करे। यानी शक्ति किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति की वह क्षमता होती है, किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिससे वह अपनी इच्छाओं के जरिए किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर लेता है, आरोपित कर लेता है। यानी उस पर किसी अपना एक प्रकार का प्रभाव जमा लेता है या उसके अपने अंडर में कर लेता है। सत्ता क्या होती है, सत्ता का मतलब शक्ति को जब मान्यता मिल जाए, यानी जब मान्यता मिल जाती है, वैधानिक मान्यता मिल जाती है, तब वह सत्ता बन जाती है। सत्ता शक्ति बन जाती है, यानी शक्ति ही सत्ता बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हम नौकरशाही पे चलेंगे। देखो शक्ति सत्ता से बन जाती है। शक्ति भी कई प्रकार की होती है। कानूनी आपने सुना होगा, जो आपको सत्ता होती है, आप कई प्रकार की सत्ताएं होती है। जैसे मैं बता दूं, एक सत्ता होती है कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता का मतलब होता है कि जैसे आप कह सकते हो आईएएस अधिकारी है, यानी कानूनी सत्ता का मतलब होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको निकाल करके जो आईएएस और आईएएफ अफसर लगते हैं उनको क्या सकते हैं, सत्ता। मैं आपको बता रहा हूं सत्ता और शक्ति। शक्ति का मतलब होता है कि शक्ति का मतलब है किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके जरिए वह किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। और जब सत्ता को एक प्रकार से कह रहते हो कि वैधानिक यानी उसको परमिशन मिल जाए तो उसको हम सत्ता कहते हैं। यानी शक्ति का मतलब होता है कि पावर, एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति पावर, किसी भी प्रकार की पावर हो सकती है, उसी पावर को यानी उसी शक्ति को अगर मान्यता मिल जाए तो हम उसे सत्ता कहते हैं। सत्ता 3 प्रकार की होती है। एक होती है परंपरागत सत्ता। कैसी होती है दोस्तों, एक होती है परंपरागत सत्ता, दूसरी जो होती है, मैं आपको सत्ता का ही थोड़ा बता दे रहा हूं। सत्ता में चलते हैं क्योंकि सत्ता आपको समझना थोड़ा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सत्ता आप देखोगे तो सत्ता जो होती है, एक होती है परंपरागत सत्ता, दूसरी होती है करिश्माई सत्ता। दूसरी क्या होती है, करिश्माई सत्ता। तीसरी होती है, दूसरी जो वर्ग की सत्ता होती है, अभी मैंने आपको बताया था, कानूनी सत्ता। 3 प्रकार की सत्ता होती है, ध्यान रखना।
सत्ता को मैं बता रहा हूं, सत्ता के प्रकारों की हम बारे में बात करें, जैसे यहाँ सत्ता के प्रकार, तो सत्ता जो होती है जैसे होती पहली जो सत्ता है कि कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि तर्क संगत सत्ता, यानी कानूनी सत्ता, जिसे कानूनी सत्ता उसे कहते हैं। ध्यान रखना, कानूनी सत्ता वह सत्ता होती है जब किसी कंपिटिटिव एग्जाम में, जैसे आईएएस और आईपीएस के एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों को पास करके जब स्टूडेंट किसी नौकरियों में जाते हैं, किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो जैसे आईएएस आईपीएस लगते हैं, वो कानूनी सत्ता है। दूसरी प्रकार की परंपरागत सत्ता, परंपरागत सत्ता का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने, मान लीजिए कि आपके घर में आपसे दादाजी को, आपको पिताजी की सत्ता मिली, पिताजी से आपको मिली, यानी परंपरागत सत्ता का मतलब होता है कि हमें जो पारिवारिक सत्ता मिलती है। मान लीजिए जैसे पहले राजा होते थे, वो परंपरागत सत्ता है कि जैसे राजा होता था उसका बेटा फिर राजा बनता था। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे घरों में कि हमारे दादाजी हैं, वो सभी प्रकार की उनके पावर रहती है, फिर कुछ दिन के बाद हमारे पापा के पास आती है, फिर हमारे पास आ जाती है। इस प्रकार से कहते हैं परंपरागत सत्ता का मतलब होता है कि एक प्रकार से जो राजसी सत्ता होती थी, यानी वंशानुगत सत्ता को हम कह सकते हैं कि परंपरागत सत्ता होती है, जिसे दादाजी से पिताजी को और पिताजी से उसके बेटों को मिलती है। इसको हम परंपरागत सत्ता के रूप में कह सकते हैं। इसमें जैसे ब्राह्मण आदि की, यानी जो परिवार में होता था, इन परिवारों में सत्ता के रूप में आप कह सकते हैं परंपरागत सत्ता से प्रेरित। करिश्माई सत्ता कहती है, एक होती है दोस्तों करिश्माई सत्ता। ध्यान, हेलो हेलो, अरे इसमें आवाज आ रही कि नहीं, हेलो, आगे देखिए, आगे जो आपको मैं बता रहा हूं करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का मतलब क्या होता है, चमत्कारी गुणों से रूप से किसी व्यक्ति को अगर सत्ता मिल जाती है। चमत्कारी गुणों से का मतलब यानी किसी व्यक्ति में चमत्कारी शक्तियां हैं। चमत्कारी शक्तियां का मतलब होता है जैसे कोई नृत्य बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो पावर गेन कर ले, सत्ता में चल जाए। नाच गानों से किसी को मिल जाती है, जैसे फिल्मकार हैं, हीरो, इनको कह सकते हैं। संगीत से आदि प्रकार से करिश्माई सत्ता कहलाती है। जैसे आज अमिताभ बच्चन जी को कह सकते हैं, सिद्ध पुजारी हैं, गायक हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की सत्ता है। करिश्माई सत्ता का मतलब होता है जैसे कई प्रकार नेताओं को जो सत्ता मिलती है, हमारे जो नेताओं को सत्ता मिलती है, यानी कोई व्यक्ति अगर अचानक चुनाव जीत जाए, नेता बन जाए या मंत्री बन जाए, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, इनको हम किसमें गिनते हैं, करिश्माई सत्ता के रूप में गिनते हैं। यानी इनको जो सत्ता प्राप्त हुई है, यानी इनको जो सत्ता प्राप्त हुई है उसको क्या गिनेंगे हम, करिश्माई सत्ता के रूप में कह सकते हैं। यानी इनको जो पूरी की पूरी तरह सत्ता मिली है वह करिश्माई सत्ता के रूप में आएगा। ठीक है, शक्ति को मैं दोबारा एक बार आपको डिफाइन कर देता हूं। शक्ति का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। शक्ति और सत्ता भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। समाज में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति समाज में दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, प्रभावित करने के लिए व्यक्ति को शक्ति और सत्ता का सहारा लेना पड़ता है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, शक्ति का तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अन्य व्यक्तियों तथा अन्य समूहों पर अपनी इच्छा को मनवा लेता है। यानी जैसे धमकी देकर के, बंदूक उधर, यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बात को बहुत सारे व्यक्तियों में या किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमा लेता है, अपनी बात को मनवा लेता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति को जब मान्यता मिल जाती है, यानी शक्ति को जब संवैधानिक मान्यता या कह सकते हो मान्यता या मिल जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। और सत्ता का मतलब क्या होता है कि शक्ति की वैधता, यानी शक्ति जो थी उसकी वैधता हो गई, उसी को सत्ता कहा जाता है। जब किसी समूह किसी अन्य व्यक्ति की जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका कंट्रोल कर ले जाए या उसको हम सत्ता कहते हैं। सत्ता के 3 प्रकार हैं। सत्ता के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहली सत्ता कानूनी सत्ता होती है, दूसरी प्रकार की परंपरागत सत्ता मैंने आपको बताया, तीसरी होती है करिश्माई सत्ता। ये 3 प्रकार की सत्ता होती है। क्या होती है भाई, ये 3 प्रकार की सत्ता होती है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। यानी जो सत्ता होती है वह टोटल कितने टाइप में है, 3 प्रकार की सत्ताओं के रूप में इसका क्या किया जाता है, बताया जाता है। सत्ता 3 टाइप की है, पूरी जो सत्ता होती है 3 टाइप में आपको लिखना पड़ेगा, जो अब आपके क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा मैं आपको नौकरशाही के बारे में बता देता हूं। ध्यान रखना, नौकरशाही से रिलेटेड मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखो नौकरशाही क्या है, ठीक है। नौकरशाही भी आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नौकरशाही भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि नौकरशाही के बारे में बताने के लिए। देखो नौकरशाही का मतलब क्या होता है, मेज यानी टेबल का शासन।
ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नौकरशाही में क्या किया जाता है, टेबल का शासन या मेज का शासन या कुर्सी का शासन, इस प्रकार से चीजों को हम यूज करते हैं। ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें तार्किक और लिखित नियमों के आधार पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों या किसी सत्ता पर पदासीन होता है और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त या प्रयास करने का प्रयत्न करता है, उसे हम नौकरशाही करते हैं। मान लीजिए नौकरशाही का क्या मतलब होता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, क्या की, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उसे नौकरी मिलती है, तो वह उसका जो संगठन है, मान लिया पुलिस में मिल गई, रेलवे में मिल गई या कहीं पर मिल गई, तो संगठन की जो मांग है या संगठन जो चाहता है उन चीज़ों को करने के लिए क्या करेगा, वो प्रयत्न करता है। ये उसको कुर्सी मिल जाती है, उस अपनी पावर का वो यूज करता है। इसी को क्या बोलते हैं, नौकरशाही बोला जाता है। और नौकरशाही के भी कई सारे रूप हैं। नौकरशाही भी कई प्रकार की थी। पदासीन होकर के यानी आपको कोई किसी प्रकार का पद मिल जाना नौकरशाही है। लेकिन नौकरशाही में कई प्रकार के रूप हैं। यानी नौकरशाही आपको कैसे मिलेगी, आपको किसी न किसी प्रकार का पद दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आपको कोई ना कोई पद दिया जाएगा और पद मिलने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलेगी। यानी क्या होगा, आपको कोई ना कोई पद दिया जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। यहां पर क्या होगा, आपको कोई ना कोई पद दिया जाएगा। दूसरा क्या, लिखित और औपचारिक नियम होते हैं। यानी सत्ता जब आपको मिलती है, कोई ना कोई उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, चाहे लिखित रूप होगा चाहे औपचारिक नियम होगा। तथा अव्यक्त संबंध होते हैं, दस्तावेजों का रखरखाव करना होता है, जटिल श्रम विभाजन होता है, चयन, स्थानांतरित और पदोन्नति, निष्कासन और औपचारिक व्यवस्था होती है। यानी इस प्रकार के इसमें नियम होते हैं। यानी पदासेन का मतलब यानी आपको पद से हटाया भी जा सकता है नौकरशाही में, या आपको पद जो दिया गया यानी पद दिया भी जाता है और पद लिया भी जाता है। लिखित और कोई ना कोई नियम से आपको सत्ता प्राप्त होती है। दूसरे पॉइंट रहे, यानी लिखित और औपचारिक नियमों से सत्ता मिलती है। तीसरा रहा, आपको क्या, एक दूसरे से मिलकर के काम करना पड़ता है। ठीक है, यानी सहयोग के द्वारा यहां पर काम होता है। नौकरशाही में सहयोग के द्वारा दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है। यानी आपकी जो नौकरशाही होगी उसमें क्या, आपको बहुत सारे कागज जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका आपको क्या करना पड़ेगा, रखरखाव करना पड़ेगा, उनका रखरखाव। जटिल श्रम विभाजन होता है। यहां पर क्या होता है, नौकरशाही में जटिल श्रम विभाजन है। हर व्यक्ति का अलग अलग काम डिफाइन है। हर व्यक्ति क्या करेगा, अलग अलग कार्यों को करता है, अलग अलग कामों को करता है, अलग अलग चीजों को करता है। उसी प्रकार से ये सारी चीजें रहेंगी। छठा रहेगा, चयन, स्थानांतरित और पदोन्नति भी होती। यानी नौकरशाही में क्या होता है, आपको मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, आपको दूसरी पोस्ट मिल गई या उससे आप बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं। स्थानांतरण यानी आप उसमें ट्रांसफर भी होते रहते हैं, या उसमें पदोन्नति भी होती है, कई बार नौकरी से निकाल भी है। इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं। यानी इस प्रकार की अगर आप देखोगे तो इसमें सारी चीजें आपको कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के रूप में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मैक्स वेबर जो है, उनकी जो सामाजिक क्रिया को आप देख लेना। यानी मैक्स वेबर की आपको सत्ता और शक्ति के रूप में मैंने तो आपको बता दिया, अभी मैं आपको यही बातें बता रहा था। सत्ता और शक्ति ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें सत्ता, शक्ति और नौकरशाही मैंने आपको तीनों बता दिए। ये तीनों आपके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी आपको करके जाना है। थोड़ा सा मैं सामाजिक क्रिया के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि सामाजिक क्रिया भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सामाजिक क्रिया, ठीक है, तो सामाजिक क्रिया के रूप में देखो, सामाजिक क्रिया में कहती है कि सामाजिक क्रिया क्या है, कि समाज की कोई ना कोई क्या होती है कि सामान्य इच्छा होती है। यानी हर समाज के लोग, उनकी सामान्य इच्छा, सबकी जब एक प्रकार की इच्छा होती है उसे क्या, सामाजिक यानी इच्छा होगी। बंद प्रणाली यानी सदैव नियमों का सिद्धांत रहेंगे। यानी सामाजिक क्रिया में कोई ना कोई क्या रहता है, नियम रहते हैं, हमारे सिद्धांत रहते हैं। निरंकुशता रहती, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि अपना प्रकार से निरंकुश होकर के कोई नियम बना देगा कानून, सबके समान रूप से मान करके नियम और कानून बनेंगे। व्यावसायिक प्रगति यानी भ्रष्टाचार और उसमें और निजीकरण भी शायद नहीं आपको देखने को मिलेगा। लचीलेपन का सामाजिक क्रिया में क्या होता है, अभाव देखने में, यानी उसमें बहुत ज्यादा लचीलापन होगा, यानी समाज कोई व्यक्ति होगा उसको मान लेगा। औपचारिक बलों पर नियम दे, यानी औपचारिक बलों पर यानी कह सकते उस पर नियम दिया जाता है। शक्ति का दुरुपयोग भी कई बार यानी सामाजिक क्रिया में हो सकता है। सामाजिक क्रिया में क्या, सामाजिक कह सकते हो कि आप शक्ति का क्या हो सकता है, दुरुपयोग भी हो। लाल फीताशाही यानी नौकरशाही आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले। यानी सामाजिक क्रिया में आपको नौकरशाही यानी उसमें सारे फैसले जो होते हैं अधिकारी और इनके द्वारा ही क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ज्यादातर फैसले जो होंगे वह सामान्य अधिकारियों के द्वारा ही क्या होंगे, लिए जाते हैं। अगला जो होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा देखने में, यानी सामाजिक क्रिया में क्या होता है, यानी सोशल एक्शन में क्या होता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलता है।
आदर्श प्रारूप यानी आइडियल टाइप विधि में से नौकरशाही का अध्ययन किया, यानी जो आपको आदर्श प्रारूप बताया था उसी में से क्या होगा, आपको सामाजिक क्रिया देखने में, सामाजिक क्रिया भी आपके लिए क्या रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सत्ता के सामाजिक पक्ष को दर्शाया गया होता और इसमें पूर्ण रूप से राजनीतिक विज्ञान की जो होती है उन चीजों को ऐड किया जाता। तो जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, बाकी जो बचा रहेगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। इसमें भी जितना बचा हुआ अगर कुछ भी छूट जाएगा तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, अगर कोई आपको क्वेश्चन बचा रहेगा, ठीक है।